हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 परिवहन को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 तक कर लिया है। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख ले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग परिवहन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी को करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए, चैप्टर नंबर 3 है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे इसमें पहला प्रश्न बनता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि परिवहन है वो किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और ये एग्जाम में लगभग बार बार पूछे जाते हैं। आइए इसका आंसर को समझते हैं। तो उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने, जो भी उपयोगी पदार्थ है उनके मूल स्रोतों से, ठीक है, जहाँ से वो बनता है, मूल स्रोतों से शरीर के, हमारे शरीर में जितने भी कोशिका है वहाँ तक पहुँचाना, तथा अनुपयोगी मतलब हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक पदार्थ है, बेकार वाला पदार्थ है, अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को, यानी कि हमारे शरीर में जो भी अनुपयोगी पदार्थ है उसको उसके सही स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी उपयोगी पदार्थ है उनको सही स्थान तक पहुँचाना, तथा जो अनुपयोगी पदार्थ है, जो बेकार वाला पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर निकालना, इस क्रिया को क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, यानी कि परिवहन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया परिवहन किसे कहते हैं? तो जो भी उपयोगी पदार्थ है उनके मूल स्थान से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना, तथा हमारे शरीर से जो अनुपयोगी पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। विसरण किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगमयी झिल्ली को पार करके पहुंचता है, जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगमयी, ठीक है, अर्धपारगमयी झिल्ली को पार करके पहुंचता है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगमयी झिल्ली को पार करके पहुंचता है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि छोटे पौधे में परिवहन की घटना किसके द्वारा संपन्न होता है? यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं, छोटा पौधा में जो परिवहन का ये घटना है, परिवहन का घटना किसके द्वारा संपन्न होता है? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है कि जो छोटे पौधे होते हैं उसमें परिवहन की क्रिया संपन्न होता है। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न को समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि संवहन उत्तक किसे कहते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम, ये दो प्रकार का जो उत्तक है इसको क्या कहेंगे? संवहन उत्तक कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा संवहन उत्तक के अंतर्गत दो प्रकार के उत्तक आता है, एक जाइलम उत्तक और दूसरा फ्लोएम उत्तक। ठीक, तो जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक को क्या कहेंगे? संवहन उत्तक कहेंगे। आइए अब आगे समझते हैं कि जो जाइलम उत्तक होता है वो जाइलम उत्तक हम लोग किसे कहेंगे। ठीक, तो जाइलम पेड़ पौधे में पाया जाने वाला वह संवहक उत्तक है। ये जो जाइलम उत्तक है पेड़ पौधे में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? संवहन उत्तक है, जो पानी को, जो पौधे में क्या करता है कि पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जाइलम उत्तक एक प्रकार का क्या है? पौधों में पाया जाने वाला उत्तक होता है। जाइलम उत्तक कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में नहीं, बल्कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। और ये क्या करता है जाइलम उत्तक? तो पौधों का जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाने का ये काम करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जाइलम पेड़ पौधे में पाए जाने वाला एक प्रकार का संयोग, वह संवहन उत्तक है जो पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न समझते हैं कि ये फ्लोएम किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलिए फ्लोएम उत्तक जो होता है वो किसे कहते हैं? तो फ्लोएम पेड़ पौधों में पाए जाने वाला वह संवहन उत्तक है। फ्लोएम उत्तक क्या है? पेड़ पौधे में पाए जाने वाला एक प्रकार का संवहन उत्तक है, जो पत्तियों में तैयार होने वाले भोजन को अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम उत्तक क्या होता है? फ्लोएम उत्तक किसे कहते हैं? तो फ्लोएम उत्तक पेड़ पौधे में पाए जाने वाला वह संवहन उत्तक होता है, जो पत्तियों में तैयार भोजन को क्या करता है? पेड़ के हर एक अंग तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आ रहा समझ में? जाइलम उत्तक का काम क्या है? जमीन के अंदर से जड़ की सहायता से जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम उत्तक क्या करता है कि पौधों
का पत्तियों में जो फल वगैरह बनता है, उस फल को, उस भोजन को हर एक पार्ट में जहाँ जरूरत है पेड़ पौधा को उस जगह तक पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम उत्तक। ठीक, चलिए आगे प्रश्न समझते हैं। देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग बार बार पूछे जाते हैं कि जो जाइलम उत्तक है और फ्लोएम उत्तक है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक, आइए इसका अंतर को समझते हैं। देखिए इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर, तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, बीच में लाइन दे देना है, एक तरफ जाइलम उत्तक और दूसरा तरफ फ्लोएम उत्तक। ठीक, इसमें सबसे पहला अंतर हो गया कि इसमें जल और खनिज लवणों का क्या होता है, परिवहन होता है। जाइलम उत्तक में क्या होता है, जल और खनिज लवण, मतलब जाइलम उत्तक क्या करता है कि जमीन के अंदर से जल और जो भी खनिज लवण है उसको जल की सहायता से खींच करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और फ्लोएम में क्या होता है कि इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक क्या करता है कि पत्तियों में जो पौधा, पत्तियों में, पेड़ का जो पत्तियों में फल बनता है, उस फल को यानी कि उस भोजन को पेड़ के हर एक पार तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला अंतर है, इसमें जल और खनिज लवण का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है। जाइलम उत्तक में जल और खनिज लवण का परिवहन कहाँ होता है, नीचे से, मतलब जड़ से कहाँ होता है, जड़ से पत्तियों तक पहुँचता है। जड़ से पत्तियों तक पहुँचता है मतलब समझ गए, नीचे से क्या होता है, यह क्रिया ऊपर की ओर होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए फ्लोएम में क्या होता है कि इसमें खाद्य पदार्थ का परिवहन सभी दिशाओं में होता है। इसमें खाद्य पदार्थ का परिवहन सभी दिशाओं में होता है, मतलब ये जैसे कि पैर है। ठीक है, अब यहाँ मान लो कि भोजन बना है, अब यहाँ ज़रूरत है भोजन का तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ ज़रूरत है तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अंतर कैसे बोलेंगे, जाइलम उत्तक में जो परिवहन होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, और फ्लोएम उत्तक में जो परिवहन वगैरह होता है वो हर एक पार्ट में होता है, मतलब किसी भी दिशा में, सभी दिशा में। ठीक है, चलिए अगला है कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो मृत अवस्था में होते हैं, जबकि फ्लोएम उत्तक में जो कोशिका होता है वो जीवित अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए आगे अंतर समझ में। पहला अंतर क्या, जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या, तो जाइलम उत्तक में जल और खनिज लवण दोनों का परिवहन होता है, और फ्लोएम में क्या होता है, केवल खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन का परिवहन होता है। दूसरा है कि जाइलम उत्तक में जल और खनिज लवण का ये जो परिवहन होता है ये नीचे से ऊपर की ओर होता है, और फ्लोएम उत्तक में जो परिवहन होता है भोजन का वो सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं कहा जा सकता, नीचे से ऊपर, आगे से पीछे, इस तरह से जाता है। और जो जाइलम उत्तक होता है उसका कोशिका मृत होता है, और फ्लोएम उत्तक का कोशिका क्या होता है, जीवित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। देखिए जलीय पौधे जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, यानी कि जो जल में पौधे होते हैं, पानी में जो पौधे होते हैं वो जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, मतलब जल को कैसे बाहर निकालते हैं। तो जलीय पौधे जल का अवशोषण जो होता है अपने मूल रोमों द्वारा करते हैं। जो भी जलीय पौधे हैं वो जो जल का अवशोषण करते हैं वो मूल रोमों द्वारा करते हैं। ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है ये मूल रोम। अगला प्रश्न है कि हस्तांतरण किसे कहते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार लगभग पूछे जाते हैं कि हस्तांतरण किसे कहते हैं। तो पौधों के मूल रोमों के द्वारा जल या घुलित खनिज लवणों को अपने ऊपर ले जाना हस्तांतरण कहलाता है। देखिए पौधों में क्या होता है कि अपने मूल रोमों द्वारा जल और घुलित खनिज लवणों को ऊपर तक ले जाने की क्रिया को क्या कहेंगे, हस्तांतरण कहेंगे। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं वो जल और खनिज लवण जमीन के अंदर से निकालता है, किसी की सहायता से, जड़ की सहायता से। जो भी पेड़ पौधे हैं वो जमीन के अंदर से जड़ की सहायता से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। इसको क्या कहेंगे, हस्तांतरण कहेंगे। ठीक है, तो पौधों के मूल रोमों के द्वारा, ठीक है, मूल रोम कहाँ पाया जाता है, पौधों के जड़ में मूल रोम पाया जाता है। तो मूल रोमों द्वारा जल और खनिज लवण को क्या करना, नीचे से यानी कि जड़ से पत्तियों तक यानी कि नीचे से ऊपर पहुंचाना क्या कहेंगे, हस्तांतरण कहेंगे। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक, तो वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपने पत्तियों के रंध्रों द्वारा, जो पौधे हैं अपने पत्तियों के रंध्रों द्वारा, यानी रंध्र मतलब पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, वो आप सूखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपने पत्तियों के रंध्रों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडल में भेजता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे पत्तियों के रंध्रों द्वारा
पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडल में भेजता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, यह क्रिया मुख्य रूप से क्या होता है, पत्तियों में होता है। ठीक, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो पौधों का पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है, पौधों के पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र द्वारा जल को बाहर निकालना। ठीक है, जल को बाहर निकालना क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये फ्लोएम में। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पाया जाता है, तो फ्लोएम उत्तक में। ठीक है, फ्लोएम उत्तक में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जंतुओं में परिवहन तंत्र के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। जंतु में परिवहन तंत्र के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, यानी कि जो जंतु वगैरह होता है इसमें परिवहन का पार्ट कौन कौन होता है। तो जंतुओं में परिवहन तंत्र के प्रमुख अवयव जो है वो निम्न है, क्या क्या, रक्त या रुधिर। ठीक है, रक्त या रुधिर की सहायता से क्या होता है, हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले हमारे फेफड़ा में आता है, फिर फेफड़ा में क्या होता है, रक्त के साथ मिल करके कहाँ पहुँच जाता है, वो हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो परिवहन का काम कौन कर रहा, रक्त या रुधिर क्या कर रहा, परिवहन का काम कर रहा। दूसरा हृदय। ठीक है, हृदय भी क्या करता है कि ये एक तरह से ब्लड को साफ करने का काम करता है और ब्लड को प्रेशर दे करके शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा रक्त वाहिनी। ठीक है, ये जो ब्लड का नस है ये सब क्या है, परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए है वो क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का उत्तक होता है। तो याद रखिएगा, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक, अगला प्रश्न है कि रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचारण तंत्र का निर्माण कौन करते हैं। रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचारण तंत्र का निर्माण कौन करते हैं, तो इसका आंसर है रक्त, हृदय तथा रक्तवाहिनी। और रक्त, हृदय तथा रक्तवाहिनी ये तीनों मिलकर के क्या करता है, रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचारण तंत्र का निर्माण करता है। ठीक, रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचारण तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण कौन करता है, तो रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण रक्त, हृदय और रक्तवाहिनी मिलकर के करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि रक्त के कितने घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक होते हैं, तो देखिए इसका आंसर है कि रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। और रक्त का कितने प्रमुख घटक होते हैं, 2 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला तरल भाग जो कि प्लाज्मा होता है, ये 55% होता है। ठीक है, रक्त के कितने प्रमुख घटक होते हैं, यानी रक्त में कितना घटक पाया जाता है, तो रक्त में 2 प्रकार का घटक पाया जाता है। एक तरल घटक होता है, दूसरा ठोस घटक होता है। और जो तरल भाग होता है, यानी कि रक्त में 2 प्रकार का भाग हो जाता है। ठीक है, एक तरल भाग, दूसरा ठोस भाग। जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है और कुल ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसके बाद रक्त का जो दूसरा भाग होता है वो ठोस अवस्था में होता है, यानी ठोस भाग होता है और ये रक्त कोशिकाएं होता है। ठीक है, रक्त कोशिका। तो कुल ब्लड का जो है ना, कुल ब्लड का 55% प्लाज्मा हो गया और 45% जो हो गया वो रक्त कोशिका हुआ। ठीक है, ब्लड का 2 भाग है, तरल भाग और ठोस भाग। ठीक है, ब्लड का 2 भाग, तरल भाग और ठोस भाग। और ये जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है और कुल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। उसके बाद ब्लड का जो दूसरा भाग होगा वो ठोस भाग होगा और ये जो ठोस भाग है रक्त कोशिका के रूप में रहता है और ये कुल ब्लड का 55% होता है। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो याद रखिएगा 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, चलिए ये जो रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका में 3 प्रकार का कोशिका होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिका, पीटी मतलब प्लेटिनियम। ठीक है, कुल मिलाकर कितना 45%। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के
अंदर, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, मतलब एक परफेक्ट व्यक्ति के अंदर रक्त की कितनी मात्रा होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रक्त का कितना मात्रा होता है? तो 85 ml प्रति केजी, यानी 1 केजी में 85 ml जो है ना वो क्या होता है? रक्त होता है। ठीक है, चलिए, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त की इतनी मात्रा होती है, तो याद रखिएगा 85 ml प्रति केजी। ठीक, अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये। चलिए आगे देखिए, प्लाज्मा के बारे में बताएं, प्लाज्मा के बारे में बताएं। तो इसका आंसर है 1 नंबर कि यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है। तो प्लाज्मा क्या होता है कि हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं लाल कलर ना, नहीं वो लाल जैसा ही है। ठीक है, हल्के पीले रंग का होता है। और ब्लड जो होता है हमारे क्या होता है? चिपचिपा टाइप का होता है तो ये द्रव्य मतलब पानी टाइप का। ठीक है, लेकिन ये चिपचिपा होता है, जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य होता है, और जो ब्लड होता है ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि अगर 100 ग्राम ब्लड है तो उसका 55 ग्राम क्या होगा? प्लाज्मा होगा। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरा है कि इसमें लगभग 90%, इसमें मतलब प्लाज्मा जो कुल ब्लड का, समझिएगा, कुल ब्लड का 55% प्लाज्मा हो गया। अब इस 55% में लगभग 90%, ये 55% का 90% जल, 7% प्रोटीन तथा शेष जो हो गया 3% वसा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज, सारा चीज़ मिला हुआ रहता। ठीक, कुल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा का 90% जल, 7% प्रोटीन, और जो शेष 3% रह गया, 3% में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और ग्लूकोज सारा शामिल रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। देखिए, प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित होता है वह प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। अगला है कि प्लाज्मा प्रोटीन में 3 होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। एक फाइब्रिनोजिन, दूसरा प्रोथोबिन, तीसरा हिपेरिन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रिनोजिन, प्रोथोबिन और हिपेरिन। ठीक है, चलिए 5वां पॉइंट है कि प्लाज्मा प्रोटीन रक्त की थक्का जमने में मदद करता है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का काम क्या है? तो रक्त का थम्मा जमने में मदद करता है। मतलब अगर हम लोग का शरीर, अगर स्किन कहीं अगर फट जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जहाँ फट गया था वहाँ रक्त का थम्मा जम जाता है। तो ये कैसे जमता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है ना रक्त का थम्मा जमने में मदद करता है। ठीक है, चलिए 6वां पॉइंट है कि रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजेन, रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। रक्त कैसे जमता है? तो रक्त जमने का जो क्रिया होता है उसमें फाइब्रिनोजेन जो प्लाज्मा है उससे अलग हो जाता है, और तब प्लाज्मा का जो शेष भाग है वो सीरम कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त कोशिका या ठोस कणों के बारे में बताएं। जो रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका को हम लोग ठोस कण कहते हैं। ठीक है, तो रक्त कोशिका या ठोस कण के बारे में बताएं। देखिए, आयतन के हिसाब से, मतलब आयतन के हिसाब से कहने का मतलब ये हुआ कि कुल ब्लड का आयतन के हिसाब से यह पूरे रक्त का लगभग 45% होता है। यानी कि हम लोग का ब्लड जितना है, ब्लड का 55% आपका प्लाज्मा हो गया, और शेष जो 45% रह गया ये क्या हुआ? आपका रक्त कोशिका हुआ। ठीक है, तो आयतन के हिसाब से यह पूरे ब्लड का कितना होता है? रक्त कोशिका 45% होता है। और ये जो रक्त कोशिका होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। जो रक्त कोशिका होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या 3 प्रकार? तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहला लाल रक्त कोशिका जिसको बोलते हैं आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। ठीक है, आयतन जो ठोस अवस्था में पाया जाता है रक्त कोशिका जो होता है, रक्त कोशिका 3 प्रकार का होता है। एक लाल रक्त कोशिका। अब लाल रक्त कोशिका के बारे में समझते हैं। लाल रक्त कोशिका क्या होता है? तो यह उभय अवतल कोशिका होती है। लाल रक्त कोशिका जो होता है उभय अवतल कोशिका होता है।
जिसका रंग जो हो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा कि ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है, क्यों, किसके उपस्थिति के कारण? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल रक्त होता है। ठीक है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, चलिए अगला है कि रक्त में इनकी संख्या जो है लगभग 5 गुना 10 पर पावर 6। रक्त में इनकी संख्या लगभग 5 गुना 10 पर पावर 6 प्रति घन मिलीमीटर होती है। रक्त में इनकी संख्या लगभग 5 गुना 10 पर पावर 6 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, अगला है कि स्तनधारी की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। जो भी स्तनधारी जीव होते हैं, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उसके लाल रक्त कोशिका में जो है ना केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, जितना भी स्तन में रहने वाला जीव है उसके अंदर जो लाल रक्त कोशिका पाया जाता है उस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, चलिए छठा पॉइंट है कि लाल रक्त कणों या हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त एनीमिया नामक रोग हो सकता है। यानी कि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए, ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन का कमी हो तो एनीमिया नामक बीमारी होगा। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। अगला है कि श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, रक्त कोशिका का 3 प्रकार बोले, एक लाल रक्त कोशिका हो गया, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका, इसको बोलते हैं WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, देखिए ये क्या होता है कि ये लाल रक्त कणों की अपेक्षा बड़े आकार की होती है। ये जो श्वेत रक्त कोशिका होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं से बड़ा होता है, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे लाल रक्त कोशिका में क्या होता है कि उसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, मतलब केंद्रक नहीं होता है, जबकि श्वेत रक्त कोशिका क्या होता है, ये लाल रक्त कोशिका से थोड़ा बड़ा होता है और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि मनुष्य के रक्त में इनकी संख्या लगभग जो है ना 5000 से 7000 प्रति मिली क्यूब होता है। मनुष्य के रक्त में इनकी संख्या क्या होती है? लाल रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या 5000 से 7000 प्रति मिली क्यूब होता है। तीसरा है कि WBC यानी कि व्हाइट रक्त कोशिका जो होता है हड्डियों की मज्जा और लिम्फ गांठों आदि बनाते हैं। यह लाल रक्त कोशिका क्या करता है, सफेद रक्त कोशिका क्या करता है, हड्डियों में मज्जा वगैरह बनाता है। ठीक, अगला है तीसरा कोशिका का प्रकार, रक्त कोशिका का तीसरा प्रकार है रक्त पट्टिया या प्लेटलेट्स। रक्त कोशिका रक्त पट्टिका या प्लेटलेट्स। ठीक है, यह लाल और श्वेत कणों की अपेक्षा छोटे कण होते हैं। जैसे लाल रक्त कोशिका होता है और सफेद रक्त कोशिका होता है, इन दोनों से भी छोटा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, दूसरा है कि मनुष्य के रक्त में इनकी संख्या जो होता है 3 × 10⁵ प्रति मिली क्यूब होता है। मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 3 × 10⁵ प्रति मिली क्यूब होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है यह चोट लगने या कट जाने पर रक्त का थम्मा जमने में मदद करता है। ये जो प्लेटलेट्स है ये कहीं भी अगर कट फट जाता है शरीर, ठीक है, तो वहाँ कुछ समय बाद ब्लड आना बंद करने का काम करता है, मतलब ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। छठा पॉइंट है ये हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है? प्लेटलेट्स एक तरह से रक्षा कवच का कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला है रक्त के कार्य बताइए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रक्त के कार्य बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रक्त का कार्य निम्न है। पहला, यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। देखिए रक्त क्या करता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले वो फेफड़ा में जाता है, फिर फेफड़ा में पहुंचने के बाद वो क्या होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचता है, यानी ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है, और कोशिका से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। तो रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का क्या करता है, परिवहन का काम करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने आने का काम करता है। ठीक है, दूसरा है यह उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करके उन्हें गुर्दों तक लाता है, जहां से वे छन कर मूत्राशय में चले जाते हैं।
यह क्या करता है, लाल रक्त कोशिका हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जित पदार्थ होता है, जो बेकार वाला पदार्थ होता है, उसको गुर्दा तक लाता है और वो गुर्दा क्या करता है, उसको मूत्राशय तक निकालने में काम करता है। ठीक है, चलिए तीसरा है कि यह पचे हुए भोजन के अणुओं की कोशिकाओं तक परिवहन करता है। यह जो भी हमारे शरीर में भोजन पचता है, उस पचे हुए भोजन को क्या करता है, हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अगला है कि यह अंतरस्रावी ग्रंथियों में बनने वाले हार्मोन का परिवहन करता है। लाल ये जो रक्त कोशिका है, ये जो रक्त है, क्या करता है, अंतरस्रावी ग्रंथियों में जो भी बनने वाला हार्मोन है उसका परिवहन करने का काम करता है। आगे है, यह संक्रामक रोगों से शरीर को रक्षा करता है। यानी कि ब्लड क्या करता है, ये हमारे शरीर को किसी प्रकार का बीमारी वगैरह ना हो, ये सब काम करता है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय के बारे में बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय के बारे में बताएं। तो इसका 1 नंबर है पॉइंट कि यह एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। मनुष्य का हृदय क्या होता है, एक अत्यंत सा कोमल और ये मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के बीच में पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ये जो हृदय होता है वक्ष गुहा के बीच में, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। दोनों फेफड़ा के बीच में होता है हृदय। ठीक है, चलिए अगला है कि यह अनिच्छिक हृदय पसलियों से बना एक पंप है जो खून को शरीर के अंगों से खींचकर फेफड़ों और गुर्दों से शुद्ध होने के लिए भेजता है। ये क्या करता है, एक तरह से पंप जैसा काम करता है, जिससे क्या होता है, हम लोग का ब्लड साफ होकर के फेफड़ा और गुर्दों तक पहुंचाने के काम करता है और शुद्ध खून को पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है कि इसमें दो अलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। फेफड़ा में 2 अलिंद पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अलिंद और नीलई का नियंत्रण कौन करता है। ये जो फेफड़ा में हमें 2 अलिंद और नीलई पाए जाते हैं, इसका नियंत्रण कौन करता है। तो अलिंद तथा नीलई का नियंत्रण द्विकपोटो, अलिंद तथा नीलई का नियंत्रण द्विकपोटो और त्रिकपोटो द्वारा किया जाता है। द्विकपोटो, अलिंद और नीलई का जो नियंत्रण है द्विकपोटो और त्रिकपोटो द्वारा किया जाता है। अलिंद की दीवारें पतली परंतु नीलई की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। अलिंद की दीवारें थोड़ा पतली होती है और जो नीलई है उसका दीवार थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, अगला है कि दोहरा परिसंचारण तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोहरा परिसंचारण तंत्र किसे कहते हैं। तो परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। दोहरा परिसंचारण तंत्र किसे कहते हैं, तो परिवहन का एक चक्कर को पूरा करने के लिए ब्लड को हृदय से होकर के 2 बार गुजरना पड़ता है। इसलिए मनुष्य के रक्त परिसंचारण तंत्र को दोहरा परिसंचारण तंत्र कहते हैं। ठीक है, दोहरा परिसंचारण तंत्र किसे कहते हैं, तो परिवहन का एक चक्कर को पूरा करने के लिए रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसलिए मनुष्य का जो रक्त है उसको हम लोग दोहरा परिसंचारण तंत्र कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य का हृदय होते हैं उसमें कितने कोष्ठ होते हैं। तो याद रखिएगा 4 कोष्ठ होते हैं, 4 पार्ट होता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। क्वेश्चन है कि मेढक और सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं, तो 3 कोष्ठीय। ठीक है, चलिए मेढक में कितने कोष्ठीय होते हैं, 3, और मनुष्य का हृदय में 4। अगला प्रश्न है कि मछली का हृदय कितना कोष्ठीय होता है। मछली का हृदय में कितना कोष्ठीय होता है, तो याद रखिएगा 2। ठीक है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, और मनुष्य के 4। अगला प्रश्न है कि हृदय के बाई अलिंद का संबंध किस शिरा से होता है। हृदय के बाई अलिंद
हृदय में 2 अलिंद होता है, एक दाई अलिंद, दूसरा बाई अलिंद। तो हृदय के जो बाई अलिंद है उसका जो संबंध होता है कौन सा सिरा से होता है, ये फुफ्फुस सिरा से। ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में कि हृदय का जो बाई अलिंद है उसका संबंध किससे होता है, तो फुफ्फुस सिरा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिस्टोल या डायस्टोल, सिस्टोल या डायस्टोल किसे कहते हैं, क्या है। तो हृदय के संकुचन को सिस्टोल तथा इसके फैलने को डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, ये हृदय हम लोग का क्या होता है, पंप मारता है, कभी फूलता है कभी चिपकता है। ठीक है, तो हृदय का संकुचन यानी कि सिकुड़ना को सिस्टोल कहते हैं, और जब हृदय फैलता है तो उसको क्या कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे। आ गया समझ में, सिस्टोल और डायस्टोल किसे कहते हैं, तो हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और हृदय के फैलने को क्या कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, तो आंसर है कि रक्त का दबाव, हृदय के संकुचन, रक्त का दबाव हृदय के संकुचन और फैलाव से उत्पन्न होता है। देखिए रक्त का जो दबाव उत्पन्न होता है, रक्त में ब्लड में जो प्रेशर उत्पन्न होता है वो हृदय का फैलना सिकुड़ना के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो संकुचन के समय, ठीक है, जब यानी कि हृदय सिकुड़ता है उसको बोलेंगे संकुचन के समय उत्पन्न होने वाले दाब 120 mmHg के बराबर होता है। जब हमारा हृदय पंप मार रहा होता है तो जब वो सिकुड़ता है तो 120 mmHg का दाब लगता है उसमें। इसे क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहेंगे, तो जब हृदय संकुचन होता है तो उस पर 120 mmHg का दबाव पड़ता है, इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। और फैलने के समय, जब सिकुड़ने के बाद जब फैलता है वापस, तो फैलने के समय उत्पन्न होने वाला जो दाब है वो 80 mmHg के बराबर होता है, जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, तो जब हमारा हृदय पंप मार रहा होता है यानी कि जब सिकुड़ने का काम करता है और फैलने का काम करता है, तो उस पीरियड में जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो उसमें 120 mmHg का प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तो इसको क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। और जब हमारा हृदय फैलता है तो फैलते समय 80 mmHg का दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, इसे हम क्या कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि रक्तचाप किसे कहते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर बराबर 120/80 होता है, यही रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप किसे कहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो बीमार बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से परफेक्ट है, उस व्यक्ति का जो सिस्टोलिक प्रेशर है और डायस्टोलिक प्रेशर है, मतलब हृदय जब फैलता है और सिकुड़ता है उस समय जो प्रेशर है 120/80 अगर होता है तो इसको क्या कहेंगे, रक्तचाप कहेंगे। ठीक है, तो रक्तचाप किसे कहते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, यानी 120/80 होता है, इसी को क्या कहेंगे, रक्तचाप कहेंगे। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है, और रक्तचाप की माप कौन से उपकरण द्वारा किए जाते हैं, तो आंसर है कि सिप समेमोमीटर। ठीक है, सिप समेमोमीटर द्वारा। ठीक है, रक्तचाप का माप कैसे मापते हैं, सिप समेमोमीटर द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक नहीं, ठीक है, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, तो सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी कि अगर ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। जब ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाता है, सामान्य से भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, रक्तचाप कहेंगे। इसके कारण कभी कभी रक्त वाहिनियाँ फट जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, ब्लड का प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो ब्लड का जो रक्त
प्रेशर के कारण ब्लड का जो वाहिनी है, नस है, वो क्या होता है, फट जाता है, जिससे यांत्रिक रक्त स्राव होने लगता है। जिससे क्या होता है, यांत्रिक रक्त स्राव होने लगता है, जिसके कारण कभी कभी हृदय आघात भी हो जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक भी आता है। इसे बोलेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, तो जब सामान्य से भी अधिक रक्तचाप हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। और इसके कारण कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर का जो नस होता है वो फट जाती है, रक्त वाहिनियाँ फट जाती है। ठीक है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है कि हृदय आघात आ जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये, कि लसिका किसे कहते हैं। ठीक, तो उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC, उत्तक कोशिकाओं के बीच व्हाइट ब्लड सेल सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त कोशिकाओं को क्या कहेंगे, लसिका कहेंगे। यह रंगहीन मतलब कोई कलर का नहीं, रंगहीन या पीला कलर का होता है। ये लसिका क्या होता है, रंगहीन या पीला कलर का होता है। इसमें रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होता है। लसिका में क्या होता है, रक्त की अपेक्षा रक्त से ज़्यादा कम प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। मनुष्य में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, मतलब परिवहन में कौन कौन से हिस्सा पार्ट लेते हैं, इन घटकों का कार्य बताएं। ठीक है, तो आंसर है कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक और उनके कार्य निम्न है। देखिए मानव में परिवहन तंत्र क्या हुआ, एक सबसे पहला हृदय हुआ। तो यह रक्त को पंप की तरह शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। हृदय क्या करता है कि रक्त को क्या करता है, एक पंप मार करके सिकुड़ना और फैलना द्वारा क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी रक्त है उसको विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों और गुर्दों में भेजता है। ये जो हृदय होता है, जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ा और गुर्दों तक भेजता है और शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है, हृदय का काम क्या है, तो हृदय क्या होता है, एक तरह से पंप मारता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है वो गुर्दा और फेफड़ा तक पहुंचता है, और जो शुद्ध रक्त होता है हमारे शरीर के हर एक पार्ट में पहुंचता है। ठीक है, हृदय। अगला है धमनियाँ मतलब नस। ठीक है, यह शुद्ध रक्त को हृदय से दूर शरीर के अंगों में भेजता है। ठीक है, धमनियाँ यानी नस का काम क्या है कि हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध ब्लड है, उसको हृदय से क्या करता है कि शरीर के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। अगला है शिराएं। यह अशुद्ध रक्त को क्या करता है, हृदय तक ले जाता है। शिराएं का काम क्या है, शिरा का काम जो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय तक पहुंचाने का काम करता है, फिल्टर करने के लिए। ठीक है, अगला है कोशिकाएं। तो यह रक्त को शरीर के संकीर्ण भागों तथा त्वचाओं में भेजता है। कोशिका क्या करता है कि जो ब्लड है उसको क्या करता है, शरीर के सभी भागों में तथा त्वचाओं में भेजने का काम करता है। अगला है प्लेटलेट्स। यह रक्त को थक्का बनने में सहायक करता है। जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त को, ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने से, ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने से शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। स्तनधारियों तथा पक्षियों के शरीर में शरीर के ताप को समान बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन प्राणियों को दोनों प्रकार से रुधिर को अलग करना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रक्तवाहिनियाँ। ठीक है, रक्तवाहिनियाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर है रक्तवाहिनियाँ के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला धमनियाँ। यह मोटी पेशी लचीली रक्तवाहिनियाँ हैं। धमनी कैसा होता है, एक मोटी होती है पेशी और लचीली जो है ना रक्तवाहिनियाँ होता है,
जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में ले आता है। धमनिया का काम क्या है, शरीर से जहाँ हमारे ब्लड फिल्टर होने के बाद ब्लड, शुद्ध ब्लड को यह क्या करता है, शरीर के हर एक पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, अगला है शिराएं। यह पतली भित्ति वाली रक्त नलिकाएं हैं। शिरा क्या है, एक पतली भित्ति वाली रक्त नलिकाएं हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले आने का कार्य करता है। शिरा का काम क्या होता है, एक पतला नस जैसा होता है और यह हमारे शरीर में जितने भी अशुद्ध रक्त है उस अशुद्ध रक्त को हृदय के पास फिल्टर करने के लिए ले जाता है। ठीक है, अगला है कि रक्त कोशिकाएं। यह पतली रक्त वाहिका है। रक्त कोशिकाएं क्या है, एक प्रकार का पतली रक्त वाहिका है जो शरीर में जाल की तरह फैली हुई है। यह रक्त कोशिका क्या होता है, हमारे शरीर में जाल की तरह फैली हुई है। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, पेस मेकर या एसए नोड किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेस मेकर या एसए नोड किसे कहते हैं। आइए इसका आंसर को समझते हैं। हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन। हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन यानी कि सिकुड़ना एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन जो होता है एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है जिसे सिरा अलिंद छिद्र या साइन ओरिकुलर नोड या एसे नोड कहते हैं। ठीक है, हृदय का जो धड़कन होता है, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एवं विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक। हृदय के धड़कन का तालबद्ध संकुचन, याद रखिएगा, हृदय के धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है जिसे सिरा अलिंद छिद्र या साइनर ओरिकुलर नोड या फिर इसी को एसे नोड कहते हैं तथा इसे पेसमेकर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे एसे नोड या पेसमेकर भी कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है। देखिए, ये आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। ईसीजी का पूरा नाम क्या है, तो ईसीजी का पूरा नाम है इसे इलेक्ट्रोकार्डिया ग्राफ। ठीक है, ईसीजी का पूरा नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि उच्च संगठित पादप में परिवहन तंत्र के घटक क्या है। उच्च संगठित पादप में परिवहन तंत्र के घटक क्या है, तो आंसर है कि उच्च संगठित पादपों में परिवहन तंत्र के दो घटक हैं। उच्च संगठित पादपों में परिवहन तंत्र के कितने घटक हैं, दो घटक हैं। क्या क्या, तो वो निम्न है। सबसे पहला जाइलम। जाइलम का काम क्या है, यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन क्या करता है, जड़ों से पूरे पादप में करती है। जाइलम का क्या काम है, जल तथा खनिज लवण का परिवहन क्या करता है कि जड़ से पूरे पादप में, पूरे पौधों में पहुंचाने का काम करता है। दूसरा हो गया फ्लोएम। ये क्या करता है, पत्तियों में बने भोजन को क्या करता है, पूरे पादप में फैलाने का काम करता है। यानी पत्तियों में जो भी भोजन बनता है उसका हर एक पार्ट को, पौधे के हर एक पार्ट को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो उच्च संगठित पादप में क्या हुआ, परिवहन के कितने घटक है, दो घटक, जाइलम और फ्लोएम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप में जल और खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। पादप में यानी पेड़ पौधा में जल और खनिज लवण का जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, तो आइए इसका आंसर को समझते हैं। देखिए, पादप में जल एवं खनिज लवण का जो परिवहन है वो जाइलम वाहिनी द्वारा होता है। पादप में यानी पेड़ पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होगा, जाइलम ऊतक के द्वारा। प्रासरण क्रिया द्वारा जल तथा खनिज जड़ों के मूल रोमों में प्रवेश करते हैं। प्रासरण क्रिया द्वारा क्या करते हैं कि जल और खनिज लवण जो होता है ना, पौधों के जड़ों में प्रवेश करते हैं मूल रोमों द्वारा, और फिर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ता हुआ जाइलम वाहिनियों में पहुंच जाता है। ठीक है, ये उच्च सांद्रता से पहले तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ की सहायता से, जड़ में मूलरोम के द्वारा से, जो मूलरोम की सहायता से जल और खनिज लवण को ग्रहण करता है और वो उच्च सांद्रता से क्या होता है, निम्न सांद्रता की ओर जाता है। ठीक है, और फिर प्रासरण दाब एवं कोशिका दाब के प्रभाव में जलीय घोल
पौधे के शीर्ष तक पहुंच जाता है, इसे क्या कहेंगे? रसारोहण कहेंगे। ठीक है, रसारोहण किसे कहते हैं? तो रसारोहण तो नहीं पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि पादप में जल एवं खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। तो पादप में जल और खनिज लवण का परिवहन जड़ के मूलरोमों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है, यानी कि जो पेड़ पौधा होता है उसमें भोजन का परिवहन कैसे होता है। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भोजन का जो परिवहन करता है वो फ्लोएम उत्तक करता है। ठीक है, आइए इसका आंसर समझते हैं कि पौधों में भोजन का जो परिवहन है पत्तियों से शुरू होकर के, पत्तियों से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि पत्तियों में भोजन बनता है। ठीक है, पत्तियों से शुरू होकर फ्लोएम वाहिनियों द्वारा पूरे पादप में होता है। पादप में भोजन का परिवहन कैसे होता है? पादप में भोजन का जो परिवहन है पत्तियों से क्या होता है कि फ्लोएम वाहिनियों द्वारा पूरे पादप में होता है, पूरे पौधे में होता है। फ्लोएम वाहिनियों की चालनी नलिकाओं में, फ्लोएम वाहिनियों की चालनी नलिका में चालनी पट्टियों से होकर भोजन का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। यानी कि जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में भोजन बनता है पत्तियों में, फिर पत्तियों में क्या होता है कि एक तरह से उच्च सांद्रता हुआ, वहाँ से जहाँ जहाँ भोजन की जरूरत है, जहाँ जहाँ निम्न सांद्रता है वहाँ भोजन पहुँचता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सीरा और धमनी में अंतर बताएं। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सब क्वेश्चन कि सीरा और धमनी में अंतर बताएं। तो सीरा और धमनी में जो अंतर है वो निम्न है, आपको इस तरह से एग्जाम में भी लिखना है। पहला, इसकी दीवारें पतली होती है, यानी कि सीरा का दीवार क्या होता है? पतला होता है, और जो धमनी होता है उसका दीवार मोटा होता है। ठीक है, और सीरा में कपाट पाया जाता है, कपाट होते हैं, और धमनी में कपाट नहीं होते। ये हो गया इसके अंतर, है ना। चलिए बस इतना ही। अगला, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? ठीक है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो होता है, अभी हमने पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पेड़ पौधे में पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा जल को बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है पौधों के लिए क्यों जरूरी है। आइए इसका आंसर समझते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा क्या होता है? खनिज अवशोषण और परिवहन होता है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें खनिज का अवशोषण और परिवहन होता है, तथा पौधों में ताप एवं संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो पौधों में ताप और संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है आगे का। पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण जो है ना वो सुक्रोज के रूप में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो याद रखना, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अगला है मेमिलिया वर्ग के जंतु के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? मेमिलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेस्म होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? तो 4। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का वाहक करता है। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 120/80। ठीक है, 120/80। तो चलिए यहीं तक ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।